बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिससे इनका आरंभिक जीवन बहुत ही कठिनाई और संघर्ष में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में ये सक्रिय रूप से जुड़ गए थे और इसके लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की आयु में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई थी। वे बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें प्रमुख थे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। गद्य की विविध विधाओं में भी उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अब है उनके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। रेखा चित्र क्या होता है? किसी ऐसे चरित्र के बारे में बताना जिसको पढ़ते हुए आपकी आंखों के सामने उसका चित्र बन जाए। ठीक है, वो रेखा चित्र कहलाता है। लेखक जो ये लिख रहे हैं वो अपने अनुभव से लिख रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने इस पाठ को लिखा है लेखक ने कि जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके सामने उसी तरह का एक चित्र नजर आने लगेगा। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र के बारे में इन्होंने बताया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। लेखक कह रहे हैं कि केवल वेशभूषा धारण कर लेने से और बाह्य अनुष्ठान मतलब बाहरी कार्यक्रमों से कोई व्यक्ति साधु नहीं लगता है। साधु के लिए व्यक्ति का व्यवहार, उसका आचरण होना आवश्यक है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ और इस पाठ में आपको क्या मिलेगा? यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। मतलब समाज में उस समय किस तरह है कि पुरानी रीति रिवाज प्रचलित थे, उन पर भी प्रहार किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता और है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से यहाँ ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। मतलब जो ग्रामीण परिवेश होता है, ग्रामीण जीवन जो होता है, लेखक ने उस पूरे जीवन को इस पाठ के माध्यम से आपकी आंखों के सामने पूरा लाकर रख दिया है। बाल गोविंद भगत, सबसे पहले बाल गोविंद की विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं दे रखी हैं। देखो, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मतलब ना ज़्यादा उनकी हाइट थी और ना ही बहुत कम थी, मीडियम थी उनकी हाइट, इसलिए मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे और उनकी उम्र 60 के ऊपर होगी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र, कमर में वो एक
गांधी जी की तरह एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कन फटी टोपी, कान के ऊपर से फटी हुई वो एक टोपी पहनते थे सिर पर, कबीर पंथियों की सी, मतलब जो कबीर दास जी के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हीं की तरह की टोपी पहनते हैं, तो उसी तरह की टोपी बाल गोविंद भी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली, एक काला कम्बल ऊपर से ओढ़ लेते, मस्तक माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, मतलब चंदन का टीका लगाते थे हमेशा ही, जो नाक के छोर से ही, मतलब यहाँ नाक के छोर से शुरू होता था, औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, और गले में वो तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। तुलसी की जड़ों से एक माला बनती है जिसे आपने देखा भी होगा, मंदिरों के आसपास ज़्यादा मिलती है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब ऊपर जो चारित्रिक विशेषताएं दे रखी हैं बाल गोविंद भगत के बारे में, उनसे ये लगता है कि बाल गोविंद भगत जो थे वो एक साधु थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वो क्या थे? बिल्कुल गृहस्थ थे, मतलब उनके घर परिवार सब कुछ था। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के बारे में तो मुझे नहीं याद है। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, मतलब पतोहू जो बाल गोविंद भगत थे उनके एक बेटा था, और पतोहू उनके बेटे की पत्नी को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी करने के लिए जमीन थी और एक साफ सुथरा मकान था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। लेखक क्या कह रहे हैं कि वो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी था उनका, लेकिन फिर भी वो साधु थे। कैसे? क्योंकि और मतलब साधु की सब परिभाषाओं पे वो खरे उतरने वाले थे। साधु किसे कहा जाता है? जो कभी झूठ ना बोले, हमेशा सच का साथ दे, हमेशा साफ बोले, ठीक है, सबसे अच्छा व्यवहार करे, अच्छे गुण जिसमें हो वो साधु होते हैं ना। व्यक्ति साधु अपनी वेशभूषा से नहीं, अपने व्यवहार से होता है। साधु का मतलब आप सज्जन मान सकते हैं, ठीक है। कबीर को साहब मानते थे। जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर दास जी को क्या मानते थे? साहब, मतलब अपना आराध्य देव मानते थे। उन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। आदेशों पर चलते थे मतलब कबीर दास जी उनको आदेश देने के लिए तो नहीं आते थे ना, लेकिन ये लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो कबीर दास जी ने जो बातें अपनी साखियों और अपने पदों के माध्यम से जो कही हैं, वो उन्हीं को मानते थे, उन्हीं को फॉलो करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में, मतलब मुंह पर बोलने में वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते थे और बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। मतलब बिना पूछे कभी भी किसी की कोई भी चीज वो काम में नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता था। मतलब वो नियमों के इतने पक्के थे, इस तरह से वो नियमों से बंधे हुए चलते थे कि कई बार लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता था। कभी भी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब कबीर दास जी को कहा है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इसमें क्या कह रहे हैं लेखक कि वो जो बाल गोविंद भगत थे वो हर चीज ये मानते थे कि हर चीज उनके पास जो भी कुछ है वो साहब की दी हुई है, और उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था, मतलब जब फसल पैदा होती थी तो वो क्या करते थे, अपने सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। दरबार में वहाँ पे कबीर पंथियों का कोई मठ बना हुआ होगा, आश्रम जैसा, जिसे वो ले जाते थे। वो उनके घर से क्या था, 4 कोस। कोस जैसे आप किलोमीटर होता है नापने के लिए, वैसे ही ये भी मेजरमेंट
वो है मापने के लिए, ठीक है। एक और फिर वहाँ जो उनके उस आश्रम को चलाने वाला जो वहाँ का हेड होता होगा, वो क्या करता था, सारी फसल को रख लेता था, जितनी भी उनको रखनी होती थी वो रख लेते थे, और जो बाकी बचती थी वो वापस उन्हें दे देते थे। और बाल गोविंद भगत प्रसाद समझकर जो कुछ भी वापस मिलता था उसे लेकर आ जाते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो उनकी इन सारी विशेषताओं के कारण उन पर बिल्कुल मुग्ध था, उनके मधुर गान पर। अब क्या है कि बाल गोविंद भगत थे, वो गाते भी थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, मतलब हमेशा सुनने को मिलता था। वो गाते रहते थे कबीर जी के भी सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। बाल गोविंद भगत कबीर दास जी के पद गाते थे जो सीधे सीधे थे, लेकिन जब वो गाते थे उनके कंठ से निकलकर वो क्या हो जाते थे, बहुत ही सुरीले। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। ये कह रहे हैं, लेखक बता रहे हैं, आषाढ़ का महीना है, जो हिंदी महीनों के नाम है, उनमें आषाढ़ एक महीना होता है जो आपके अगस्त सितंबर के बीच में आता है, ठीक है। उस समय जब बारिश हो रही होती है, उस समय का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है कि आषाढ़ की रिमझिम में, मतलब आषाढ़ के महीने में बारिश हो रही है, समूचा पूरा गांव क्या है, खेतों में उतर पड़ा है, मतलब लोग खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं पे हल चल रहे हैं तो कहीं पे रोपनी, धान रोपने का समय है ये, ठीक है। तो कहीं पे धान रोपा जा रहा है, धान के पानी भरे खेतों में पानी भरा हुआ है, वहाँ पे बच्चे उछल रहे हैं उस पानी में। औरतें कलेवा सुबह का नाश्ता लेकर क्या कर रही हैं, मेड़, खेत की जो मेड़, जो छोटी छोटी मिट्टी की वो बना के रखते हैं ना, उसे मेड़ कहते हैं, किनारे पर